हाय फ्रेंड्स। दुनिया की राजनीति इतनी तेज़ी से बदल रही है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि भारत आज किसके साथ खड़ा है या किसके साथ खड़ा नहीं है। इसका अगर विश्लेषण करना हो तो 1945 से लेकर के आज तक की राजनीति का विश्लेषण करना पड़ेगा। इस दौरान दुनिया ने 3 बड़े टर्निंग पॉइंट देखे हैं। पहला टर्निंग पॉइंट 1945 ही है, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। विश्व युद्ध हो या कोई छोटे युद्ध हो, ये अभिशाप के लिए जाने जाते हैं, विनाश के लिए जाने जाते हैं, वरदान के लिए नहीं। लेकिन ये जो दूसरा विश्व युद्ध है, इसका जो भी परिणाम सामने आया उसका विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे उसमें एक वरदान भी छिपा हुआ है। वरदान ये था कि 2/3 देशों से, पूरी दुनिया के 2/3 देशों से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये उपनिवेश पूरी तरह से समाप्त हो गया था। एक बहुत अच्छी बात हुई थी, बड़ा बदलाव हुआ था, जिसके लिए ये सारे मुल्क कुर्बानियाँ दे रहे थे, सदियों से संघर्ष कर रहे थे, वो अब आज़ाद हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन इसके पीछे एक विनाश भी छिपा हुआ था, एक अभिशाप भी छिपा हुआ था। और अभिशाप ये था कि पूरी दुनिया 2 सैनिक गिरोह में बंट चुका था। नेटो, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वार्सो पैक्ट, जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, और दोनों के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गया था। वार तो ख़त्म हुआ, कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब ये जो आज़ाद मुल्क नए आज़ाद हुए थे, उनके सामने 2 ही विकल्प था, या तो अमेरिका के साथ जाइए या सोवियत रूस के साथ जाइए। और दोनों सैनिक गिरोह है। सैनिक गिरोह का मतलब है कि युद्ध में शरीक होना पड़ेगा। और युद्ध में शरीक होने का सीधा अर्थ है आज़ादी जो इतनी कुर्बानियों के बाद मिली थी वो समाप्त हो सकती है। ये कॉलोनियलिज्म तो समाप्त हो गया, लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म और उसके साथ ही इम्पेरियलिज्म और कम्युनिज्म के खतरे भी सामने खड़े थे। अब ये सारे देश चिंता में पड़ गए कि आज़ादी तो अच्छी बात हुई, लेकिन ये कहाँ से आफत आ गई। तभी नेहरू ने एक सुझाया, पंडित नेहरू ने एक सुझाव दिया इन सारे मुल्कों को। कहा चलिए बांडुंग में हम मिलते हैं। बांडुंग यूगोस्लाविया का एक शहर है। ये अफ्रीका के मुल्क, एशिया के, लैटिन अमेरिका के जो नए आज़ाद हुए थे, सब वहाँ जाके जमा हुए, एक कॉन्फ्रेंस किया। नेहरू सबको सहमत करने में सफल हुए। सबको बताया कि सिर्फ 2 ही विकल्प नहीं, तीसरा भी विकल्प है, और वो है नॉन अलाइनमेंट का विकल्प। इसका साफ अर्थ था कि अब भारत हो या ये सारे मुल्क, न अमेरिका के सैनिक गिरोह में जाएंगे और न सोवियत रूस के सैनिक गिरोह में जाएंगे। ये समान दूरी पर स्थिर रहेंगे अपनी आज़ादी के साथ। ये बैलेंसिंग पॉइंट पर खड़े रहेंगे, किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे, किसी के साथ जाएंगे नहीं। और ये इतनी तेज़ी से बात आगे बढ़ी और सब कन्विंस हुए कि अब इन सारे मुल्कों की विदेश नीति में ये नॉन अलाइनमेंट आ चुका था, ये मुख्य मुद्दा बन चुका था। अब देखिए 1961 आते आते ये नॉन अलाइनमेंट सिर्फ पॉलिसी नहीं हो करके एक मूवमेंट बन गया था, एक आंदोलन बन गया था, एक स्ट्रेटजी बन गई थी। और ये सब मिल करके एक आवाज़ में बोलते थे, यूएनए को अंदर या यूएनए के बाहर। ये बड़ा सशक्त के रूप में सामने आया था। ये सारी बात हुई। ये पहला टर्निंग पॉइंट। दूसरा टर्निंग पॉइंट 1990 आते आते हो गया। अब तक तो कोल्ड वॉर था, 2 ध्रुव थे, 2 सैनिक गिरोह थे, उसमें से एक सोवियत रूस ध्वस्त हो गया, कोलैप्स कर गया। अब क्या हुआ, बायपोलरिज्म समाप्त हो गया, 2 ध्रुवीय दुनिया समाप्त हो गई, यूनिपोलर आ गई। अब अकेला अमेरिका की दादागिरी बच गई थी। अब मुश्किल ये हो गया कि अब ये जो सारे मुल्क थे वो अब क्या करें। ये नॉन अलाइनमेंट का रेलिवेंस समाप्त हो गया। जब 2 विकल्प है ही नहीं तो फिर नॉन अलाइनमेंट किस बात का। तो अपने आप नॉन अलाइनमेंट का रेलिवेंस ख़त्म हो गया। जैसा मैंने कहा, बायलैटरलिज्म ख़त्म हो गया, यूनिलैटरल दुनिया सामने खड़ी थी। अकेला अमेरिका ये सुपर पावर बनकर सबके सब सामने खड़ा था, और सबके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा था कि अमेरिका के साथ साथ चलना है, पिछलगू बन के चलना है, फॉलोअर बन के चलना है। तो क्या करें। भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। भारत ने फैसला ये लिया कि हम यूनिपोलर दुनिया के साथ, जहां अमेरिकी दादागिरी बची हुई है, उसके साथ हम नहीं जाएंगे, और स्वीकार कर दिया। भारत ने कहा कि अब हम
मल्टीपोलर दुनिया में जाएंगे जहाँ सबकी बात सुनी जाएगी। अब नॉन अलाइनमेंट भले ना हो, अब ये नॉन अलाइनमेंट मल्टी अलाइनमेंट में बदल चुका था। पहले तो किसी से भी अलाइनमेंट नहीं करना है, किसी भी खेमे में नहीं जाना है, अब हर खेमे में जाना है। ये बड़ा फर्क पड़ गया। नॉन अलाइनमेंट और मल्टी अलाइनमेंट में यही फर्क पड़ा कि न तो हम सोवियत रूस के साथ जा सकते थे, न अमेरिका के साथ। अब मल्टी अलाइनमेंट में ये हुआ कि जो भी हम सबके साथ जाएंगे, अपना रिश्ता बनाएंगे, राष्ट्रीय हित में जो सही होगा वो हम करेंगे। ये बड़ा फर्क पड़ गया। अब इससे क्या हुआ कि ये सारे जो मुल्क हैं, इनको ये आत्मविश्वास हो गया कि अब हम जब अपने पैर पर खड़ेंगे, अपने खुद डिसीजन लेंगे, तो फिर ये मुल्क हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब क्या हुआ इसका नतीजा कि आज़ादी पहले भी थी, आज़ादी आज भी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन पहले भी था और आज भी है, ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पहले भी था और आज भी रह गया। ये नॉन अलाइनमेंट जो बाद में बदल गया मल्टी अलाइनमेंट में, इसमें सारे जो मकसद थे नॉन अलाइनमेंट के वे सारे बच गए। ये सारी बात हुई। लेकिन ये सवाल उठता है कि नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट जो बना, इससे क्या फ़र्क पड़ा? स्वाभाविक सवाल है। मेरे विचार में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ नाम का बड़ा फ़र्क हुआ, नामकरण अलग हो गया। जैसा मैंने कहा कि आज़ादी तब भी थी, आज़ादी अब भी है, नॉन अलाइनमेंट में भी था और अब भी है। तब भी सैनिक गिरोह में हम नहीं गए थे, आज भी हम नहीं जा रहे हैं। हम नेटो में नहीं गए, हम ऑकस में नहीं गए, हम ये बेलारूस या पाकिस्तान की तरह रूस या चीन के पिछलग्गू नहीं बने, उनकी शरण में नहीं गए। तो जो मकसद था उस समय वही मकसद आज भी है, जो ऑब्जेक्टिव था वही ऑब्जेक्टिव आज भी है। इसलिए नाम का भले फर्क पड़ा हो, मूल चीज़ वही है। तीसरा टर्निंग पॉइंट 2016 में हुआ, जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ये चल ही रहा था। 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया, दुनिया दो भागों में बट गई। फिर 2023 आते आते ये इजराइल और हमस में युद्ध छिड़ गया। ये सारी जो घटनाएं हुई, इसमें भारत कहाँ खड़ा है ये देखना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि नॉन अलाइनमेंट जब था तो भारत किसी के साथ नहीं था, समान दूरी पर था, न रशिया के साथ, सोवियत रूस के साथ और अमेरिका के साथ, बैलेंसिंग पॉइंट पर था। अभी जब ये मल्टी अलाइनमेंट हुआ है तो भारत दोनों के साथ है। ये फर्क पड़ा है। जैसे देखिए, अमेरिका के साथ क्वाड में अमेरिका के साथ है मेंबर, स्ट्रेटजिक पार्टनर है अमेरिका के साथ, डिफेंस का काफ़ी सामान वहाँ से आया है, समझौता हुआ है, टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर कोई है इंडिया का तो अमेरिका है। ये सारी बात, ये सारे समझौते बाद में हुए, अमेरिका के साथ जुड़ गया। ये G20 का समिट अभी दिल्ली में सम्मत हुआ। G7 में भारत इन्वाइटेड रहा है। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ अमेरिका के साथ, बड़ी बात हुई थी। और IPEF का भी सदस्य है भारत और अमेरिका दोनों। इजराइल जो अमेरिका का बड़ा दोस्त है, उसके साथ रिश्ता काफ़ी घना हुआ है। और USA और इजराइल के साथ साथ फ्रांस से भी डिफेंस का इंपोर्ट्स कर रहा है भारत। ये तीनों के साथ इंपोर्ट्स इतना बढ़ गया कि 55% तक पहुंच गया। ये सारी बात अमेरिका के साथ जाने से हुआ। सिर्फ अमेरिका के साथ भारत नहीं गया, बल्कि चाइना और रशिया के साथ भी गया। अब देखिए, ब्रिक्स का मेंबर है भारत। अब ब्रिक्स में रशिया भी है और चाइना भी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत है, जहाँ वो दोनों भी है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का विकल्प है ये। अब डी-डॉलराइजेशन प्लान है ब्रिक्स का, उसमें भी भारत है कि डॉलर की जगह पर ब्रिक्स की करेंसी आ जाए। SCO, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ रशिया भी है, चाइना भी है, भारत भी है। फिर देखिए, रशिया से बड़ी मात्रा में तेल खरीदा भारत ने, जानते हुए कि सैंक्शन है, भारत ने रिस्क लिया। फिर रशिया के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी भारत का है। ये सारी बातें हुई। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें दोनों सदस्य हैं मिलके। ये एक नया रास्ता है जो रशिया और इंडिया के बीच में जो व्यापार होता है, ये सामान इसी रास्ते आएगा। ये 30% सस्ता पड़ेगा, 30% कम समय में आ जाएगा। ये हुआ है दोनों के बीच में। और रशिया के साथ जो डिफेंस का सामान आ रहा था,
वो तब 75% था, अभी कम हो गया। तो उसका कम होकर भी किसी एक मुल्क के साथ जो डिफेंस का सामान आ रहा है वो सबसे अधिक रसा के साथ ही आ रहा है, अब भी 45% उसके साथ है। चाइना बहुत बड़ा दुश्मन है भारत का, ये सर्वविदित है, लेकिन अमेरिका के बाद सबसे बड़ा व्यापार किसी के साथ हो रहा है भारत का तो चाइना के साथ ही हो रहा है। और देखिए दोनों तरफ यही हुआ मल्टी अलाइनमेंट। ये सारी बात तो हुई, लेकिन नई परिस्थिति में नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। अब बहुत बड़ी चुनौती आई। अब देखिए पहली चुनौती है ग्रोइंग रसा चाइना एक्सिस। रूस और चीन के बीच में जो दोस्ती शुरू हुई है, रूस जो है सबसे बड़ा विश्वासी दोस्त, चाइना है सबसे बड़ा दुश्मन। और दोनों में जब दोस्ती होगी यूक्रेन वॉर के चलते, सैंक्शन के चलते, तो रूस और भारत के बीच में जो रिश्ता है उसको प्रभाव तो पड़ना ही है। ये बड़ी चुनौती है। सेल्फ आइसोलेशन, भारत ने खुद को अपने को अलग थलग कर लिया। सार्क में भारत आजकल एक्टिव नहीं है, साउथ एशिया से अलग हो गया। RCEP से भारत अलग हो गया, साउथ ईस्ट एशिया से भारत अलग हो गया। भारत जो दुनिया की शक्ति बनना चाहता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद ही अलग थलग नहीं करना चाहिए। आप बड़े बड़े सपना देखते हैं कि हम वर्ल्ड पावर बनेंगे, लेकिन आप अलग थलग भी हो रहे हैं। जो भी हो। तीसरी चुनौती है वीकेनिंग टाई विथ नेबर्स। पड़ोसियों के साथ सबसे खराब रिश्ता आजकल चल रहा है। बांग्लादेश से रिश्ता इसलिए खराब है कि NRC, ये NRC जो है रजिस्टर्ड सिटीजनशिप का, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, ये बांग्लादेश से जो लोग भारत कभी आए तो भारत का कहना है कि उनको हम बांग्लादेश वापस भेजेंगे। बांग्लादेश कहता है हम नहीं लेंगे और रिश्ता खराब हुआ। अब चाइना ने डेट ट्रैप की पॉलिसी चलाई, नतीजा हुआ कि पाकिस्तान का रिश्ता खराब था ही और भी खराब हुआ, श्रीलंका से खराब हुआ, मालदीव के साथ बुरी तरह खराब हो रहा है, नेपाल के साथ भी खराब इसलिए हो रहा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है भारत का। ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई कि रिश्ता पड़ोसियों के साथ भी ना रह सके। दुनिया में सिर्फ अलग थलग नहीं है भारत, पड़ोसियों के साथ भी अलग थलग है। अब फोकस पॉइंट होना चाहिए था डेवलपमेंट पर, तो फोकस पॉइंट हो रहा है कहाँ? तो डिफेंस पर। सारे खर्चे डिफेंस में जा रहे हैं, डेवलपमेंट के पैसे बचते नहीं। अब देखिए ग्लोबल साउथ, ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके बाद सबसे बड़ी संस्था अगर है तो ग्लोबल साउथ है। 135 देश इसमें हैं। अब भारत बिल्कुल अलग थलग हो गया। चाइना ने उनको अलग थलग कर दिया। भारत ने एक स्टेटमेंट दे दिया जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पर, तो भारत ने कहा कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। नतीजा और भारत इन सारे मुस्लिम देशों से अलग थलग पड़ गया, कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, पैलेस्टाइन के साथ नहीं है। और ये बहुत बड़ी संख्या में है उसमें, ग्लोबल साउथ में, उसके चलते खड़ा हुआ। अब अमेरिका इतना बढ़िया दोस्त है भारत का और कनाडा भी, लेकिन वही अमेरिका कनाडा खालिस्तानी टेररिस्ट को, आतंकियों को समर्थन दे रहा है। ये बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ डोकलम में था चाइना 4-6 महीना तक, किसी तरह से वहाँ से हटा। आज 3-4 साल से बैठा हुआ है 1 लाख सेना के साथ लद्दाख में। कहा जाता है कि सीमा के अंदर भी आ जाता है। ये क्या मतलब है? भारत अवाक होकर देख रहा है किस परेशानी में हम घिरे हुए हैं। अब ये जो 2 मामला जो खास करके है, ये लद्दाख में चीन का और USA का समर्थन देना ये खालिस्तानी टेररिस्ट को, ये दोनों ऐसी घटनाएं हुई हैं, भारत को समझ में नहीं आ रही है कि क्या करना है। न आगे जा पा रहा है न पीछे जा रहा है। ये सारी बात हुई है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया कंटिन्यूज टू स्ट्रगल ऑल साइड्स एंड सिट ऑन द फेंस ऑन की इशूज। लेकिन एक बात जान लीजिए, सिर्फ भारत ही परेशान नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हैं और कल रहेंगे नहीं, भारत को पता नहीं है। अमेरिका की भी यही हालत है, चाइना रशिया की भी यही हालत है। अमेरिका को पता नहीं है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है और कब तक है। रशिया के साथ भी चाइना भी ठीक से नहीं समझ पा रहा है। तो ये चूँकि ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि दुनिया की तस्वीर बड़ी तेज़ी से बदल रही है, जियो पॉलिटिक्स बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जो परेशानी आप देख रहे हैं कि भारत को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, वो इसलिए कि दुनिया की तस्वीर जो है बड़ी तेज़ी से बदल रही है, इसलिए सब हुआ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।